हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सीखा एंड देन आपने कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग आपने सीखा। अभी हम ऑब्जेक्ट के बाद अभी हम सीखने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तैयार करने की लिमिटेशंस क्या होती हैं, उसकी खामियां क्या होती है, मतलब वो हम आज आपको सिखाएंगे। तो देखिए, ये 4-5 लिमिटेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब कुछ ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं जिसका रिकॉर्डिंग नहीं होता है, जैसे कि क्वालिटी लाइक ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, आस्पेक्ट नॉट कंसीडर। जो वर्कर काम करते हैं वो ईमानदार है कि नहीं, उनका ऑनेस्टी, लॉयल्टी, वो अपने काम के तरफ कमिटमेंट उनकी है कि नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। रिकॉर्ड तो हम परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, अदर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, पर मेन जो बात है कि कमिटमेंट है, ऑनेस्टी है, लॉयल्टी है, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो ये पहली पॉइंट हमने लिखी है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ये कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, बट इनका तो कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो सकता। एंड इसके बाद है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। देखिए, अकाउंटिंग जो है ना डिपेंड करती है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी, यानी अकाउंटिंग ऐसी धारणा करती है, ऐसी एजम्पशन करती है कि मनी की जो वैल्यू है वो स्टेबल है। प्रैक्टिकल इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब मनी स्टेबल है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान लो कोई मैंने मशीन ली 50,000 रुपये में 5 साल पहले, तो 5 साल के बाद उसी मशीन की वैल्यू 50,000 होगी क्या? जी नहीं। अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मतलब जैसे फुगाव जिसको कहते हैं, रेट बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे हर चीज़ का रेट बढ़ता रहता है। तो जो चीज़ 50,000 की 5 साल पहले थी, मशीन 50,000 में मुझे मिली, वो 5 साल के बाद 50,000 में मुझे मिलेगी, वो ज़रूरी नहीं है। तो अकाउंटिंग जो है, लेकिन वो 50,000 वैल्यू को ही मान के चलता है। तो वो जो अकाउंटिंग जो डिपेंड है, एजम्पशन है अकाउंट की, वो स्टेबल वैल्यू है। मनी जो है स्टेबल मानती है, किसी भी चीज़ का वैल्यू है वो स्टेबल मानती है। सो प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसीलिए हम कहते हैं कि स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी जो अकाउंट की एजम्पशन है वो कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। ये इसीलिए इसका ये एक लिमिटेशन है। थर्ड नंबर है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। जैसे कि मैंने कहा कि कंपनी जो है स्टेबल वैल्यू मान के चलती है, कंपनी मतलब सॉरी अकाउंटिंग जो है स्टेबल वैल्यू मान के चलती है। अकाउंटिंग में क्या है, इग्नोर करती है, कम मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है। तो ये भी एक लिमिटेशन कहा जाए कि अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को अवॉइड किया जाता है। यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स। देखिए, अकाउंटिंग में मोस्ट ऑफ क्या होता है, एस्टिमेट्स पे, जैसे कि आगे चल के मैं आपको सिखाऊंगा, बैड डेट रिजर्व रखना पड़ता है। बैड डेट मतलब जो लोग पैसे खा जाते हैं, नहीं देते हैं, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, वो उसे बैड डेट कहते हैं। तो बहुत सारी कंपनियां क्या है, बैड डेट रिजर्व रखती हैं, इन फ्यूचर अंदाज़ा लगाती है कि इतने % पैसे नहीं मिलेंगे, उसे बैड डेट रिजर्व कहा जाता है। तो वो जो बैड डेट रिजर्व रखती हैं कंपनियां, वो जो है बैड डेट रिजर्व वन टाइप ऑफ एस्टिमेट, ये एक धारणा है। लॉजिकली आगे चल के हो सकता है कि वो गलत भी हो, जितना कंपनी सोच रही है कि इतना बैड डेट रिजर्व होगा उतना ना भी हो, तो वो एक अकाउंट पे इफेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूज़ ऑफ एस्टिमेट, जो एस्टिमेट मान के चलते हैं, जो धारणा करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन कहा जाता है। इसके बाद है ड्यूअल स्टैंडर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम आगे चल के आपको सिखाएंगे कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है और बैलेंस शीट बनती है। आगे चल के लेक्चर्स में हम आपको सिखाएंगे। प्रॉफिट एंड, अभी शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो इनकम एंड रिसिप्ट उसमें एंट्री किया जाता है, और वो जो रिकॉर्डिंग होती है वो मार्केट वैल्यू से, करंट प्राइसेस से रिकॉर्ड होती है। और जो बैलेंस शीट में प्राइस लिखा जाता है वो हिस्टोरिकल प्राइस होता है। हिस्टोरिकल प्राइस मीन्स ओल्ड प्राइस। तो वो जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस में करंट वैल्यू लिख रहे हो और बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल वैल्यू लिख रहे हो, तो वो जो ड्यूअल स्टैंडर्ड्स है वो भी इसकी एक खामी कही जा सकती है। तो एग्ज़ाम में अगर आपसे कोई लिमिटेशन पूछा जाता है तो ये 4-5 जो मैंने लिखी है आप लिख सकते हो। एक बार फिर से थोड़ी में बता देते हैं। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कुछ ऐसे फाइनेंशियल होते हैं ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते, जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ टू देयर वर्क्स, दीज एस्पेक्ट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग। द सेकंड वन इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी।
अकाउंटिंग में मनी को किसी भी चीज़ की वैल्यू स्टेबल माना गया है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कोई मशीन 5 साल पहले लेता हूँ 50,000 में, वो इन फ्यूचर 50,000 ही नहीं होगी उसकी वैल्यू। तो इसीलिए अकाउंटिंग में उसकी जो वैल्यू है वो स्टेबल मानी गई है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आगे कहते हैं कि अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को, जो करंट मार्केट वैल्यू है उसको अवॉइड किया जाता है, कॉस्ट वैल्यू को ही कंसीडर किया जाता है, आगे चल के हम सीखेंगे। तो वो जो अवॉइडेंस है मार्केट वैल्यू को अवॉइड कर रहे हैं, ये भी एक इसकी लिमिटेशन है। यूज़ ऑफ एस्टिमेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग में मोस्ट ऑफ ये जो एस्टिमेट्स किए जाते हैं, कुछ जो कंपनियां होती है जो अकाउंटिंग रखती है वो एस्टिमेट्स, जैसे कि मैंने आपको एक बैड डेब्ट रिजर्व का उदाहरण दिया। बैड डेब्ट फिर बता देता हूँ, बैड डेब्ट मतलब जो लोग पैसे खा जाते हैं, पैसे नहीं आते हैं कंपनी के पास, वो बैड डेब्ट होता है। और बैड डेब्ट रिजर्व मतलब कंपनी अपने अनुसार नक्की करती है कि कुछ % पैसे नहीं आएंगे, 10%, 15% वो कंपनी रिजर्व रखती है। जो डेप्टर्स होते हैं कंपनी उसमें से रिजर्व रख देती है कि शायद इतने पैसे नहीं हैं, उसे बैड डेब्ट रिजर्व कहा जाता है। एक अनुमान होता है, तो वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू होती है जो सही ना भी हो सकती है इन फ्यूचर, सो वो बुक पे, अकाउंट पे इफ़ेक्ट करता है। लास्ट मैंने आपको बताया ड्यूअल स्टैंडर्ड्स इसमें अकाउंट में यूज़ किया जाता है। ड्यूअल स्टैंडर्ड्स मतलब हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना पड़ता है और बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस मैंने आपको बताया कि इनकम एंड एक्सपेंस उसमें लिखे जाते हैं, और बैलेंस शीट में हिस्टोरिकल प्राइस से रिकॉर्डिंग होती है वैल्यू ऑफ असेट्स की। एंड सो ड्यूअल जो स्टैंडर्ड्स यूज़ किया जाता है वो एक लिमिटेशन है अकाउंटिंग की। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऑब्जेक्टिव्स और मैंने कहा था ऑब्जेक्टिव्स को ही आप एडवांटेजेस लिख सकते हो। एंड आपने अभी ये सीखा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, आपने ये देखा। आगे चल के हम अकाउंटिंग के आगे के चैप्टर्स में देखेंगे उनके अलग अलग सम्स क्या हैं, उनके अलग अलग डेफिनेशंस उसमें अलग अलग दी गई है, वो हम सीखेंगे। ओके डियर्स, थैंक्स।